नमस्कार दोस्तों, कैसे गाय मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कंपनीज एक्ट के अंडर। उसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के अंडर देखा जाए तो भाई साहब इसमें बहुत सारे चार्जेस आपको देखने पड़ेंगे। बट ये कि आधे घंटे में पॉसिबल रिवीजन करना बिफोर द एग्जाम, यस कंफर्म है। और आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ये आधे घंटे में रिवाइज कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे चैप्टर्स है, उसको भी आपको 2 घंटे लगते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हर चैप्टर गारंटी के साथ बता रहा हूँ आधे घंटे के साथ रिवाइज हो जाएगा। और एग्जाम के पहले आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपके कम से कम 5 से 10 मार्क कन्फर्म हो जाएगी, गारंटी के साथ बोगा। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, प्लस आपको जो इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर है वो भी अपन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो दोनों आपका कवर हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। सभी एक वीडियो को लास्ट तक देखना और स्टार्टिंग से भी देखना, ताकि आपको समझ जाएगी ये कंसेप्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस आपको पता ही होगा बच्चों कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को देता है पैसा, क्या देता है, जब कोई भी इंसान दूसरे इंसान को पैसा देता है उसके बदले में उसकी तरफ से कोई सिक्योरिटी लेता है, कोई असेट लेता है भाई साहब। बट ये दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सबको तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आएगा सेम असेट के ऊपर वापस किसी और को देगा, वापस उसके ऊपर लोन क्रिएट करेगा, भाई साहब ये तो फ्रॉड हो जाएगा। इसी के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रजिस्टर करेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट चैप्टर 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इसी डेप्ट को अगर लॉ के वर्ड में कहेंगे तो अपन कहेंगे चार्ज भाई साहब, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का चार्ज किसी और को दे दिया बाय क्रिएटिंग अ डेप्ट। तो इसे ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे रजिस्टर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ये नोट्स को 30 दिन में मतलब 30 मिनट में कैसे खत्म करना है, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि चार्जेस के टाइप्स कितने सर, 2 टाइप, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लोटिंग। सर फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी स्पेसिफिक असेट, बच्चों क्या, ऐसी स्पेसिफिक असेट जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो परमानेंट नेचर की हो, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, उसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, फिक्स असेट को मतलब फिक्स चार्ज को क्रिएट करेंगे। सर इसे मॉर्गेज या डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके असेट के, वो ट्रांसफर करना पड़ता है क्रेडिटर्स को, जो आपको पैसा दे रहा है यार है ना, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देख, असेट नॉट सेल ड्यूरिंग द चार्ज। अब इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या कि आप असेट नहीं सेल कर सकते ड्यूरिंग द चार्ज भाई साहब। अगर आपको करना है, सेल करना ही है असेट, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर मतलब कौन होता है, जिसने पैसा दिया उसकी परमिशन लेके आप असेट को बेच सकते हो। अगर फिक्स चार्ज वेकेट हो गया मतलब खत्म हो गया, तो डेप्ट आपने रीपे कर दिया इन फुल। तो फिक्स चार्ज कब वेकेट हो सकता है, मतलब कब सेटिस्फाइड हो सकता है, जब आप उसका पेमेंट फुल कर दोगे, तो ऑब्वियस बात है आपका जो फिक्स चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि व्हाट इज अ फिक्स चार्ज। अब मुझे बताइए, 4 पॉइंट तो मैंने बना दिए, इसके 8 पॉइंट भी बन सकते हैं। कैसे सर, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज का मतलब बताओगे इंट्रोडक्शन में, फिर पहला पॉइंट बताओगे कि चार्ज का मतलब फिक्स चार्ज कैसे होता है। तो फिक्स असेट होता है, उसमें परमानेंट नेचर के होते हैं, जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, लैंड्स बिल्डिंग हो सकते हैं, मॉर्गेज भी कह सकते हो, और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जिसमें कंपनी के जो असेट है या जो ओनर है उस असेट का, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब डिपॉजिट करना पड़ता है। आप इस असेट को बेच नहीं सकते ड्यूरिंग द चार्ज, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा चार्ज होल्डर से, मतलब जो ओनर है उसको अगर बेचना है असेट को, तो उसको क्रेडिटर से परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज उसने पैसा दिया है। तो इतना सिंपल है बच्चों। और आपका फिक्स जो चार्ज वो खत्म कब होगा, जब आप पेमेंट फुल करोगे, आपकी एसेट आपको वापस मिल जाएगी। 5 मार्क के क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग चार्ज। बच्चे फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या होता है कि ऐसा चार्ज जो फ्लोट होता है, मतलब जो चेंजेस होता रहता है। तो इसमें कौन सी एसेट आएंगे, इसमें फिक्स एसेट आएंगे, इसमें आएंगे करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल है, कोई डेटर्स है, कोई स्टॉक्स है जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, तो इसे कहेंगे फ्लोटिंग चार्ज। इसकी वैल्यू चेंज होगी, चाहे प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो याद रखना, इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में जो बोरोवर होता है, मतलब जिसने पैसा विड्रॉ किया है, जो बोरिंग पर्सन होता है वो असेट को यूज़ करता है इस केस में, क्योंकि इस केस में उसको जो रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, या अभी प्रेजेंट में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए होता है उस गुड्स के लिए। तो फ्लोटिंग केस में क्या होता है कि जो बोरोवर है, जो इसने विड्रॉ किया पैसा, ही हैज़ द अथॉरिटी टू यूज़ द गुड्स, क्योंकि इसका नाम है फ्लोटिंग चार्ज। अगर आप काम करोगे तो भी पैसा जनरेट होगा ना। तो ये ध्यान रखना। क्या बच्चे इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, असेट चेंजिंग इन नेचर, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, रॉ मटेरियल हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, प्रेजेंट या फ्यूचर असेट भी हो सकती है बच्चों। बोरोइंग कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू यूज द असेट। इसमें बोरोइंग कंपनी यूज कर सकती है असेट को। पहले केस में फिक्स असेट में नहीं था बच्चों, इसमें आप यूज कर सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप काम करोगे तो पैसा दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो ये दोनों को समझा आपको। 5 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो इजीली 5 पॉइंट बन जाएंगे। यस सर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कंफर्म 5 मार्क का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, कि क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या बच्चों। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो आपका फ्लोटिंग चार्ज था, जो फ्लोटिंग चार्ज था जिसमें बोरोवर्स यूज करता था सेट को, वो अभी फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका फ्लोटिंग चार्ज जो फ्लोट होता था वो ऑटोमेटिकली फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो बोरोवर्स आपकी जो एसेट यूज करता था ना,
अब वो यूज़ नहीं करेगा बिकॉज उसका कंट्रोल किसके पास जा चुका है, क्रेडिटर के पास जा चुका है। आइए देखते हैं बच्चों, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, डायग्राम भी निकाल सकते हैं, पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। अगर ये नोट्स चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और ऐसी रिवीजन बैच आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है कंपनीज एक्ट का, सी इंटरमीडिएट का। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। अब क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी, क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी मतलब भाई साहब क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी दिया था उसको वो एनफोर्स करेगा, मतलब अपने पास लेगा भाई साहब उसको, क्योंकि आपके डेटर्स ने ऐसा कोई कांड किया, ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से क्रेडिटर अपने सिक्योरिटी को एनफोर्स करना चाहता है, वापस लेना चाहता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं अभी डेटर्स के ऊपर। क्या किया होगा उसने, ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच किया होगा, कोई तो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई थी उसमें उसने ब्रीच किया होगा, पेमेंट नहीं दिया होगा, थोड़ा सा जो मेंशन किया होता कंडीशंस में, या तो जो उसको पैसा दिया तो वो खुद भिखारी बन गया, लिक्विडेशन में जा चुका है। तो ऐसे केस में भाई साहब उसकी असेट क्रेडिटर के पास आ जाएगी। इसका मतलब जो असेट यूज़ कर रहा था अंडर द फ्लोटिंग चार्ज वो बन जाएगा फिक्स चार्ज, मतलब स्टॉप, अभी बहुत अगर आपने बहुत यूज़ कर लिया तो क्या बोले यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा टिल द डिसीजन ऑफ चार्ज स्टेटस। जब तक चार्ज का डिसीजन नहीं आता है तब तक ये डॉक्यूमेंट रहेगा, मतलब असेट कैन नॉट बी सोल्ड और प्रोसेस। तो ये एसेट सोल्ड भी नहीं होगी और प्रोसेस भी नहीं होगी, ये किसके अंडर आ जाएगी बच्चों, ये क्रेडिटर के अंडर आ जाएंगी। तो यार ना क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। सेकेंड, क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी। थर्ड, रीजंस बिकॉज डेटर्स ने डिफॉल्ट किया, डेटर्स भिखारी होगा, लिक्विडेशन में जा चुका है। फिफ्थ पॉइंट, टेक द डिसीजन ऑफ चार्ज, इट बिकम्स द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट। 6 पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसको असेट को यूज़ नहीं कर सकते या सोल्ड नहीं कर सकते। आप लोग बताइए, 6 पॉइंट बता दिए मैंने क्रिस्टलाइजेशन के। अब बताइए 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, कितने इजी पॉइंट रिवाइज करने के लिए बच्चे कहते हैं कि सर याद ही नहीं आता कहाँ से शुरुआत करनी है। भाई साहब स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और क्या चाहिए आपको इसमें, इतना ईजी और क्या करके दूँ मैं आपको, बताइए आप लोग, इससे ईजी कोई हो सकता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर चार्जेस को रजिस्ट्रेशन करने कैसे करना है, बहुत सिंपल स्टेप बताओ बच्चों। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपको एक फॉर्म याद रखना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, CHG1। अगर आपके डिबेंचर से CHG9 फाइल करना पड़ेगा। तो कैसे करना है सर, याद रखना इसके बहुत मतलब बेहतरीन केस लॉ है इसके ऊपर। चार्जेस इन इंडिया और आउटसाइड, अगर आप लोन आपने इंडिया में लिया आउटसाइड इंडिया में लिया है, दैट डजेंट मैटर भाई साहब। आपकी जो करंट असेट फिक्स एसेट है इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है, कोई मैटर नहीं करता। आपका लोन यहाँ है बाहर है, आपकी एसेट यहाँ है या बाहर है, भाई साहब कोई मैटर नहीं करता। उस केस में इफ द चार्ज इज क्रिएटेड, अगर आपका चार्ज क्रिएट किया, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डिड्स, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उस ओनरशिप के, देन इट शुड बी ऑल्सो रजिस्टर्ड बाय द बोरिंग कंपनी। तो बोरिंग कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा भाई साहब कि ये चार्ज आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा आपकी एसेट कहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर कर लिखा है अंडर सेक्शन 77। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, यहाँ पर जो बोरिंग कंपनी है इसने रजिस्ट्रार को नोटिस देना चाहिए, मतलब फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CHG1 30 डेज़ के अंदर कि हमने ऐसा लोन इस कंपनी से लिया, इतने अमाउंट का, ये सिक्योरिटी हमने उसको दे दी चुका है। तो भाई साहब ये 30 डेज़ के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ROC के साथ। अगर नहीं करते हो तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, जो लेंडिंग कंपनी है जिसने पैसा दिया है वो खुद ROC को जाके रजिस्टर कर सकती है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है आपको। सेक्शन 79 क्या कहता है, परचेसर मतलब भाई साहब अगर कोई नया बंदा आता है इस केस में और वो प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है, मतलब सर इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए बच्चों, इस इंसान ने लोन लिया था इस इंसान से, तो ये प्रॉपर्टी इसके पास गई, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये चार्ज रजिस्टर किया। अब प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर है, इसके नाम पर रजिस्टर्ड है, मतलब इसके फेवर में जा चुकी है प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कोई तीसरा पर्सन परचेस करना चाहता है, तो आपको पता है ये चार्ज ऑलरेडी क्रिएट हुआ ना इन दोनों के बीच में, तो अभी ये परचेस करना चाहता है इस प्रॉपर्टी को, तो आपको पता है चार्ज में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब ये एसेट अब इसके पास आने वाली है तो इसका मतलब इसके ऊपर लायबिलिटी भी ट्रांसफर होगी, मॉर्गेज भी ट्रांसफर होगा, जो भी लोन है ट्रांसफर होगा। इसका मतलब अब ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब चार्ज इसके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। तो यार रखना कोई भी इंसान अगर उस प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहता है जिसमें ऑलरेडी लोन है, तो यार रखना अभी आपको चार्ज में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको चार्ज का वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी यहाँ पे जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो अभी चेंज होने वाला है भाई साहब। तो याद रखना यहाँ पे आपको अभी क्या करना वाला है, यहाँ पे अभी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको, एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, किसको, ROC के साथ, ठीक है। एग्जिस्टिंग चार्ज खत्म हो जाएगा, नया चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेलर का नाम की जगह परचेसर का नाम आ जाएगा, तो ये सेक्शन 79 कहता है। चलिए आ जाइए बच्चों, सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। अब वेरिफिकेशन मतलब क्या है सर, अगर आपकी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट आप ROC के साथ देने वाले हो
वो वेरीफाइड करने चाहिए। किसने वेरीफाइड करने चाहिए? अगर इंडिया आउटसाइड इंडिया डजेंट मैटर, इस केस में सील होना चाहिए, कंपनी का स्टैंप होना चाहिए, दूसरा डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, यदि ऑथोराइज पर्सन है, इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है, जिसकी साइन वहाँ पे हो सकती है कि डॉक्यूमेंट बहुत सही है भाई साहब, अगर गलत निकले तो हमको लेके जाइए। तो ये होता है आपका पॉइंट नंबर 5, उसे कहेंगे वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कहता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। सर क्या टाइम लिमिट एक्सटेंड किया जाएगा? हाँ सर, अगर आपका चार्ज क्रिएट 2/11/2018 के पहले रजिस्टर्ड है तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर नहीं करते हो सर तो एडिशनल 300 डेज मिलेंगे, आपको एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। अब उसके टाइम भी नहीं करते हो, आप इतना लेजी हो कि 300 दिन भी आपको नहीं है सफिशिएंट, तो अगेन और 6 मंथ मिलेंगे, बट उसके साथ साथ और एडिशनल आपको फीस देना पड़ेगा। तो आप जितना डिले करोगे उतना फीस बढ़ते जाएगा, तो आपको तो टेंशन है भाई साहब, गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा। नेक्स्ट अगर कहते हैं कि अगर आपका चार्ज ऑन एंड आफ्टर 2/11/2018 के बाद रजिस्टर करने वाले हो तो स्टार्टिंग में 30 दिन, बाद में और 30 दिन मिलेंगे, उसमें एडिशनल फीस मिलेगा, तो आपको 60 डेज के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले 30, बाद में और 30 विथ एडिशनल फीस। तो पहले 30 डेज में नॉर्मल फीस, नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फीस, और 60 डेज में भी आप नहीं कर पाए, इतने आप लेजी हो, तो याद रखना नेक्स्ट 60 डेज के बाद आपके ऊपर लगने वाली एडवॉलम ड्यूटी। एडवॉलम ड्यूटी मतलब ये सीधा परसेंटेज पे आती है भाई साहब, ये सीधा परसेंटेज पे आएगी आपकी ड्यूटी। ठीक है, अब जब भी ये आप एप्लीकेशन दोगे आरओसी को तो याद रखना इस पर साइन होना चाहिए डायरेक्टर और सीएस का और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज, कि भाई साहब हमारी वजह से जो डिले हुआ है फॉर्म फाइल करने की वजह से, इसका इम्पैक्ट किसी भी शेयर होल्डर या किसी क्रेडिटर के ऊपर नहीं होने वाला है। आपको ऐसे लिख के देना पड़ेगा। अगर आरओसी सेटिस्फाइड होता है कि सफिशिएंट कॉज है, तभी जाके आरओसी आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर सकता है। याद रखना क्या बोला मैंने, तो अगर सबसे दो पॉइंट याद रखना, अगर 2/11/2018 से पहले करो 30 दिन, 300 दिन, 6 महीने विद एडिशनल फीस, तो 30 दिन नॉर्मल और 300 वापस 6 महीने एडिशनल फीस। अगर 2/11/2018 के बाद करने वाले हो तो स्टार्टिंग 30 विथ एडिशनल 30 डेज एडिशनल फीस, और उसके बाद भी नहीं करेगा तो नेक्स्ट जितना भी आप इंतजार करोगे, जितना भी आप डिले करोगे, उसके साथ आपको एडवॉलम ड्यूटी मतलब परसेंटेज के साथ मिलेगा। और ये पूरा एप्लीकेशन आपको साइन करना पड़ेगा डायरेक्टर से और सीएस से और यानी ऑथोराइज पर्सन, और लिखना पड़ेगा कि भाई साहब इसका इम्पैक्ट किसी भी क्रेडिटर के ऊपर नहीं होने वाला है। अगर आरओसी को लगता है सफिशिएंट कॉज है तो आरओसी आपका जो एप्लीकेशन वो रजिस्टर कर देगा एंड आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन का। तो ये सिंपल प्रोसेस था। तो याद रखना अगर कोई सेक्शन 77 ये कहता है कि ये सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन चार्जेस, जिसके लिए आपको आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, कोई बैंक से तो उस केस में आरबीआई कंसल्टेशन करना पड़ेगा आपको। तो समझा आपको रजिस्ट्रेशन कितना सिंपल प्रोसेस है बच्चों, बहुत सिंपल प्रोसेस था। अब आ जाइए बच्चों सेक्शन 80 क्या कहता है। सेक्शन 80 कहता है डीम नोटिस। इसके ऊपर भी केस आया है, पहले इसके ऊपर आता है बच्चों सेक्शन 80 क्या कहता है डीम नोटिस। बच्चों डीम नोटिस का मतलब क्या है कि भाई साहब डीम नोटिस मतलब आपको नोटिस मिल चुकी है, एजम्पशन होता है, मतलब सर जितने भी चार्जेस है जो आपने आरओसी के साथ रजिस्टर किया है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब सर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको एमसीए की वेबसाइट पे मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड। तो जो भी पर्सन कंपनी को पैसे देना चाहता है, उसने पैसे देने के पहले या प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने के पहले, सेल करने के पहले आपको डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा, एमसीए को चेक करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चेक किया एंड उसके बाद कोई लायबिलिटी अराइज हुई तो उस केस में कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, आपको पता होना चाहिए था। इसे ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं भाई साहब। मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और आया है क्वेश्चन बच्चों, इस पे सेम टू सेम क्वेश्चन आए। मैं आपको सीधी सी एक क्वेश्चन बताता हूँ, एमटीपी क्वेश्चन है। अब मुझे बताना इसका आंसर आप ही बताओ। एक मिनट बच्चों, एमटीपी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन था। आप लोग मुझे इसका आंसर बताना, सब लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आपको समझा तो, और मज़ा आया तो ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, अभी ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ ये देखिए, आप मुझे बताना ये कहाँ पे रजिस्टर होगा। किधर गया बे, अभी तो था ये क्वेश्चन भी भाग जाते, देखिए हाँ ये देखिए, हाँ अब देखिए। चलिए अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे मिस्टर गागो, क्वेश्चन नंबर बी लिखा है यहाँ पे, बी क्वेश्चन देखिए, मिस्टर गागो। अब मिस्टर गागो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, मिस्टर गागो ने एग्रीमेंट किया टू परचेस द कमर्शियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन बैंगलोर, मतलब इंडिया में है, फ्रॉम जेनिथ। जेनिथ से परचेस करना चाहता है प्रॉपर्टी को राघव, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही डिस्कवर्ड, मतलब राघव को पता चला भाई साहब द टाइटल डीड वॉज इनकम्बर्ड, द टाइटल डीड वॉज इनकम्बर्ड मतलब भाई साहब उसके ऊपर ऑलरेडी लोन था, ये राघव को पता ही नहीं था। द कंपनी रेफ्यूज टू ट्रांसफर द टाइटल, कंपनी ने रेफ्यूज कर दिया, हम टाइटल ने ट्रांसफर करेंगे। क्लेमिंग दैट राघव शुड हैव बीन अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, इवैल्यूएट वेदर द जेनिथ इंफ्रा
टेक लिमिटेड क्लेम्स लीगली वैलिड, गिव योर आंसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए क्या पूछा है, राघव प्रॉपर्टी परचेस करने जाता है, उसको पता भी नहीं था कंपनी के नाम पे चार्ज रजिस्टर है। राघव परचेस करता है, कंपनी रिफ्यूज करता है लेटर डीड ट्रांसफर करने के लिए, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, उसके पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए कंपनी डिनाई करती है। राघव को गुस्सा आता है, भाई साहब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, आप मुझे उसके टाइटल्स दीजिए। कंपनी कहते तो पागल होगा, जाके एमसीए चेक कर, उसके ऊपर रजिस्टर था सब कुछ, उसने चेक नहीं किया, बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको पता होना चाहिए था भाई साहब, बड़ा आपने ये पता नहीं किया। तो मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा था, मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें, सेक्शन 18 लिख देना, सीधा 5 पॉइंट बन गए। ऑल चार्जेस विथ आरओसी इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, अ पर्सन हु लेंड मनी और बाय और सेल प्रॉपर्टी शुड चेक एमसीए पोर्टल। तीसरा पॉइंट, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डीम नोटिस। पॉइंट नंबर 5, if without reading the public document this document any loss arises, company is not liable for this claim। 5 पॉइंट हो गए, 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 में से 5। चलो अभी और क्या चाहिए, सेक्शन 80 के साथ बता दिया मैंने आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, कॉन्सिक्वेंस। सर हम नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन, बहुत कंटाल आता है, बहुत लेजी हम नहीं करना चाहते। सेक्शन 77 सब सेक्शन 3 ये कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते सर चार्ज का। क्या होगा सर, अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं करोगे ना, जब आप लिक्विडेशन में जाओगे ना, तो जिसने चार्ज क्रिएट नहीं किया है उसको लॉस है भाई साहब, उस क्रेडिटर को, क्योंकि लिक्विडेशन में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, आपका चार्ज वाइड माना जाएगा, अगेंस्ट द क्रेडिटर माना जाएगा वाइड, और लिक्विडेशन में कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको क्या ट्रीट किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब आपका डेब्ट तो वैलिड होगा बट सिक्योरिटी लॉस्ट होगा, मतलब प्रेफरेंस आपको सबसे लास्ट में मिलेगा भाई साहब, लायबिलिटी एब्सेंस नहीं होगी बट प्रेफरेंस सबसे लास्ट में मिलेगा। पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। आप तो अनसिक्योर्ड है क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया, ले पैर पे मार दी कुल्हाड़ी भाई साहब। इसलिए क्या कहते हैं सेक्शन 77 सब सेक्शन 3 कि आपने रजिस्टर कर लीजिए भाई साहब, नहीं रजिस्टर किया तो लिक्विडेशन में कंसिडर नहीं होगा, चार्ज वाइड हो जाएगा, सिक्योरिटी आपकी अनसिक्योर्ड माना जाएगा और क्लेम सबसे लास्ट कर दोगे। ये रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट है। कितने मार्क की क्वेश्चन होता है, 3 मार्क के लिए। क्या है इसमें, बच्चे टेंशन लेते, क्या है बच्चे इतना टेंशन ले रहे थे। ये देखिए सेक्शन 78 कैसे करना है सर एप्लीकेशन, कुछ नहीं सर, मस्त जाने का कंपनी को, किसके पास, आरओसी के पास, कि भाई साहब मैं इतना पैसा ले चुका हूँ, इतना मेरा असेट के ऊपर ये चार्ज क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है आरओसी को। अगर कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करती है भाई साहब इन केस, तो चार्ज होल्डर भी जा सकता है, मतलब जिसने लोन दिया है वो भी जा सकता है सीधा आरओसी के पास। तो आरओसी क्या करेगा, फिर चार्ज होल्डर को, आरओसी क्या करेगा, कंपनी को नोटिस देगा। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी ध्यान रखना, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट देखना, सेक्शन 78 क्या कहता है बच्चों। सेक्शन 78 कहता है जिसने पैसा लिया है, मतलब जो कंपनी है जिसने पैसा लिया है, जिसने अपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, उसने आरओसी को बताना चाहिए भाई साहब कि हमने ऐसे लोन लिया है। अगर वो नहीं बताते, फेल हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो चार्ज होल्डर है, चार्ज होल्डर मतलब जो क्रेडिटर है, जो लेंडर है, वो भी जा सकता है आरओसी के पास। तो जब ये जाएगा ना क्रेडिटर आरओसी के पास, तो आरओसी इसको नोटिस भेजेगा कंपनी को, भाई साहब ऐसा एक इंसान आ चुका है, वो कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी उसके पास है, आपने उसके पास से लोन लिया, आपको कुछ कहना है क्या, वो बोले नहीं सर सच में हमने उससे पैसा लिया है, बस खत्म। क्या है उसके आगे लिखा है, देखिए, द रजिस्टर शैल गिव नोटिस टू द कंपनी एंड इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड रजिस्टर विल इशू विद इन 14 days आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। कितने दिन के अंदर, 14 days के अंदर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर बाय इटसेल्फ सफिशिएंट कॉज नॉट बी रजिस्टर इन प्रोवाइडेड। तो अगर अच्छे से उसने ऑब्जेक्ट कर दिया कंपनी ने, तो आपका चार्ज रजिस्टर ही नहीं होगा। ऐसा ना, कितनी सिंपल प्रोसेस है। ये सेक्शन 78 क्या कहता है, सबसे फर्स्ट सेक्शन 78 क्या कहता है, जिसने चार्ज क्रिएट किया है वो जाएगा आरओसी के पास, एप्लीकेशन देगा 30 दिन के अंदर कि भाई से मेरा चार्ज रजिस्टर कीजिए। अगर वो नहीं गया तो जिसने पैसा दिया चार्ज होल्डर, वो जाएगा आरओसी के पास। एंड जब चार्ज होल्डर आरओसी के पास जाता है तो आरओसी कंपनी को बताएगा कि आपके बारे में एक इंसान मेरे पास आ चुका है जो कहता है कि आपने उनके पास से पैसा लिया, प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है, सही है क्या। वो पूछेगा, अगर सही है तो 14 days के अंदर आपकी जो चार्ज है वो रजिस्टर किया जाएगा। अगर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया तो वो चार्ज रजिस्टर नहीं होगा। कितना सिंपल प्रोसेस है, मुझे बताइए सेक्शन 78 क्या है, इसमें बच्चे टेंशन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पूछा है सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या कहता है, कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी। अब कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी मतलब भाई साहब यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग चार्ज है, क्या है, एग्जिस्टिंग चार्ज ऑलरेडी है, बट जो असेट है ना आपने सोल्ड किया है विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, मतलब जो क्रेडिटर्स था जिसके पैसे थे उसने परमिशन दिया इस असेट को बेचने के लिए, बट बच्चों इस असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट है ना, वो तो आपने अभी खत्म नहीं किया, बट उसके ऊपर ऑलरेडी लोन है, बट फिर भी आप वो असेट किसी और को बेच रहे हो, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल चार्ज है, जो चार्ज अपने क्रिएट वो वेकेट हो जाएगा एंड न्यू चार्ज को आपको बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब ये पेन था, ये पेन मैंने किसी को बेचा,
मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहा एक 10 लाख रुपए देना, मुझे पैसा चाहिए, तो अभी इसके ऊपर लोन क्रिएट हुआ, एज अ सिक्योरिटी मैंने किसी को दिया, सिक्योरिटी बेचा नहीं, एज अ सिक्योरिटी किसी को दिया, 10 लाख रुपए मैंने लिया, अब इसके ऊपर लोन क्रिएट है, तो यार ना ये एसेट मैंने क्या बोला, भाई साहब मेरे से पैसा नहीं होगा, आप किसी और को बेच दीजिए, तो ये एसेट किसी और को बेच दिया मैंने विद द परमिशन फ्रॉम द चार्ज होल्डर, तो भाई साहब ये किसी और को दे रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियस बात इसके ऊपर ऑलरेडी किसी का चार्ज क्रिएट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज को पहले वाले खत्म करना पड़ेगा, नए चार्ज को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे परचेस करने वाला नया बन चुका है, अब नया क्रेडिटर आ चुका है, पुराना क्रेडिटर जा चुका है भाई साहब, तो आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, इसे कहेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन चेंजेस ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो आपका जो चार्ज होल्डर है वो चेंज होगा, जो लेंडर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और ने परचेस कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन होगा। अभी मॉडिफिकेशन किसमें होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट में चेंज कर दिया आपने, लिमिट बढ़ा दिया, कम कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया पारी पासू चार्ज। पारी पासू चार्ज मतलब एक प्रॉपर्टी, उसमें बहुत सारे लोन्स होते हैं, तो उसमें से कोई एक लोन सरेंडर हो गया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो गया, रीपेमेंट में चेंज हो गया, या आपने कोई असेट को रिलीज कर दिया, तो इस केस में मॉडिफिकेशन माना जाएगा। एंड मॉडिफिकेशन के केस में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एंड जब एप्लीकेशन दोगे आरओसी के पास, तो आरओसी CHG 3 इशू करेगा, एंड इट इज अ कंक्लूडेंस एंड इट इज अ कंप्लायंस अंडर द चैप्टर 6। कितना ईजी बताइए। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सेक्शन 79, तो सेक्शन 79 में 2 मॉडिफिकेशन होते। अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है जिस पे ऑलरेडी लोन है, तो उस केस में जो एक्वायर करेगा, जो परचेस करेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा चार्ज विद द आरओसी, क्योंकि पुराना चार्ज खत्म हो जाएगा, नया चार्ज रजिस्टर हो जाएगा भाई साहब। यस और नो। मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन में, कि आपने लिमिट बढ़ा दिया, कम कर दिया, सरेंडर कर दिया भाई साहब पारी पासू चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, कम कर दिया, रीपेमेंट चेंज कर दिया, रिलीज ऑफ पार्शियल एसेट कर दिया, तो आपको CHG 3 मिल जाएगा। इसे माना जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने चैप्टर 6 का कंप्लायंस किया है। कि बताइए क्या दिक्कत है इसमें भाई साहब, क्या है सर। रजिस्टर कहाँ रखना चाहिए, रजिस्टर आपके घर पे थोड़ी रखेंगे भाई साहब, रजिस्टर कहाँ रखना चाहिए। सेक्शन 81 कहता है कि रजिस्ट्रार के पास एक होगा आरओसी, जो होगा आरओसी, उसके पास एक होगा MCA पोर्टल पे भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्लस ये इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन हो सकता है। अब कंपनी की बात करूँ तो कंपनी सेक्शन 85 ये कहता है कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें फ्लोटिंग फिक्स प्रॉपर्टी डिटेल्स, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड रजिस्टर होना चाहिए चार्जेस का, जिसमें एंट्री होना चाहिए कि कब आपने चार्ज रजिस्टर किया, कितने अमाउंट का किया, कौन सी प्रॉपर्टी है। और इसमें जो एंट्रीज करेगा 3 लोग कर सकते हैं, डायरेक्टर कर सकता है, या CS भी कर सकता है, या एनी अदर ऑथोराइज पर्सन भी कर सकता है, बट ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको ऑथोराइज करना चाहिए। इंस्पेक्शन कर सकते हैं 2 लोग, कोई क्रेडिटर या शेयर होल्डर कर सकता है विदाउट फीस, बट कोई बाहर का इंसान है फीस देके उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा बिजनेस आवर में, नहीं तो रात को आएंगे 2 बजे, ऐसा नहीं चलेगा, 9 to 6 में आना पड़ेगा भाई साहब बिजनेस आवर में। रजिस्टर परमानेंट रिकॉर्ड होगा आपका, बट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सिर्फ 8 साल के रखना पड़ेगा प्रिजर्वेशन के लिए। भाई साहब कितना इजी बताइए। सेक्शन 82 कहता है, सेक्शन 82 कहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। आपने पैसे दे चुके हैं भाई साहब, तो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। CHG 4 आता है सेटिस्फेक्शन में। 30 डेज अगर नहीं करोगे और 30 डेज के बाद एडिशनल फीस देके आप कर सकते हो रजिस्टर्ड। तो क्या करना पड़ेगा अभी इस केस में, अगर आप कंपनी, याद रखना क्या बोलोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, जो कंपनी ने लोन लिया था उसको लेकर आपने पेमेंट कर दिया पूरा सबको, तो उसने क्या करना चाहिए, किसको बताना चाहिए, आरओसी को बताना चाहिए 30 दिन के अंदर। नहीं करता 30 दिन के, और 30 दिन के अंदर एडिशनल फीस। तो भाई साहब आरओसी क्या करेगा, जिससे आपने लोन लिया मतलब चार्ज होल्डर, उसको नोटिस देगा, बता बे इसने पैसा दिया कि नहीं दिया। वो बोलेगा हाँ सर, 14 डेज के अंदर बताएगा हाँ इसने पैसा दिया। पैसा दिया तो आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस CHG 4 में रजिस्टर किया जाएगा, खत्म बात। क्या है डिफिकल्ट इसमें, देखिए मैंने डायग्राम निकाला है। यस और नो। सर नोटिस देना कंपलसरी कंपनी को, नहीं भाई साहब। अगर कंपनी फेल, मतलब कंपनी फेल टू रजिस्टर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, तो चार्ज होल्डर भी आरओसी के पास जा सकता है कि भाई साहब इसने मुझे पैसा दे चुका है, ये चार्ज पे मेरा नाम और इसका नाम हटा दीजिए। तो उस केस में चार्ज होल्डर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उस केस में कंपनी को नोटिस जाएगी, कंपनी बोलेगी हाँ सर हमने पैसे दे चुके, चार्ज आपका रजिस्टर हो जाएगा। सीधी सी बात है। CHG 5 में आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस मिल जाएगा, तो CHG 4 में एप्लीकेशन कीजिए, CHG 5 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 8 साल के लिए इसका प्रिजर्वेशन कर देना। कितना सिंपल है। कंपनी भी कर सकती है, चार्ज होल्डर भी रजिस्टर कर सकता है। अगर कंपनी ने रजिस्टर करने की कोशिश की तो चार्ज होल्डर को नोटिस आएगा कि आप 14 डेज के अंदर बताइए। अगर उसने बोला यस पे कर दिया तो रजिस्टर हो जाएगा। अगर चार्ज होल्डर खुद रजिस्टर करने जाएगा तो कंपनी को बोलेंगे आपके नाम पे जो आया था वो खत्म हो चुका है, उसको इन्फॉर्म कर देंगे और आपका चार्ज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा अंडर CHG 5। क्या है मुझे बताइए। 8 साल में आपका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। सर रजिस्टर पावर इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन। आपने मतलब भाई साहब आपकी कंपनी एंड आपका जो चार्ज होल्डर है जिसने पैसा दिया वो इतने लेजी है, उसने बताया नहीं आरओसी को। भाई साहब क्या आरओसी को हम नहीं बताएंगे, जान दो, उसको पता चलने दो। तो भाई साहब आरओसी को पता चल गया कि आपका लोन, आपका जो डेब्ट था वो सेटिस्फाइड हो चुका है, आपकी प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी को अभी कोई भी चार्ज नहीं है, अगर उसको पता चला तो रजिस्ट्रार 30 डेज के अंदर नोटिस देगा। जो अफेक्टेड पर्सन, जो इंटरेस्टेड पर्सन, उसको नोटिस इशू करेगा कि ये मैं चार्ज क्लोज करने वाला हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन है तो लीजिए।
तो उस केस में अगर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ROC CHG 5 में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस इशू कर देगा भाई साहब, खत्म। तो रजिस्ट्रार ऑल्सो हैव द पावर, अगर कंपनी नहीं बताएगी, चार्ज होल्डर भी नहीं बताएगा, तो उस केस में ROC खुद जाके भी इसको रजिस्टर कर सकता है अंडर सेक्शन 83। बट उसको ये डिसीजन पास करने के पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि किसी अफेक्टेड इंसान को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कर लीजिए, वरना CHG 5 में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। 3 केसेस में डेप्ट सेटिस्फाइड हो गए, प्रॉपर्टी रिलीज कर दिया, या प्रॉपर्टी अभी चार्ज का पार्ट नहीं है, खत्म। क्या है इसमें सेक्शन 83 में? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर मैनेजर, भाई साहब सेक्शन 84 अभी क्या किया पता है आपको, चार्ज होल्डर ने प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर को अपॉइंट किया, क्योंकि चार्ज होल्डर के पास टाइम नहीं है भाई साहब। चार्ज होल्डर ने क्या किया, किसी मैनेजर या पर्सन को अपॉइंट किया प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए। तो आप किसी को अपॉइंट करते हो तो इंटीमेशन देना चाहिए ROC को 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, कि भाई साहब हमने ऐसे ऐसे एक इंसान को अपॉइंट किया है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, जो प्रॉपर्टी को देखेगा, वो आपको देना पड़ेगा, ROC को नोटिस देना पड़ेगा। तो वो जो रजिस्टर किया है चार्जेस का मेंटेन, उसमें चेंजेस किया जाएगा, उसमें उस पर्सन की डिटेल्स डाली जाएंगी। अपॉइंटमेंट एज अ रिसीवर और मैनेज टू प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द चार्ज। क्या डिफिकल्टी मुझे बताइए सर? कोई इंसान डिफॉल्ट करता है कंप्लायंस में, डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो हम बैठे ना भाई साहब। अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो कंपनी के लिए 5 लाख मिलेगा और ऑफिसर्स को 50,000 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए 5 लाख और ऑफिसर के लिए 50,000 आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। बट सर किसी ने फ्रॉड किया, तो फ्रॉड अगर करते हो, इन्फॉर्मेशन गलत देते हो, कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते हो, तो आपको सेक्शन 447 4 लोगों को साथ में सजा होगी। कैसे याद करने का? 4 लोगों को साथ में सजा होगी। तो 447 क्या कहता है सेक्शन कंपनीज एक्ट का, कि इसमें अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, इसमें दो लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर आपका कोई फ्रॉड है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व 10 लाख से कम है, या 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी जो टर्नओवर उसका 1% से अगर कम है, तो उस केस में 5 साल की सजा या 50 लाख या दोनों भी आप जा सकते हो। दूसरे केस में क्या लिखा है, अगर एटलीस्ट 10 लाख रुपए इन्वॉल्व है एंड 1% फाइन इन्वॉल्व है, 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपको जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है 3 साल से लेकर 10 साल की सजा होगी एंड 3 टाइम्स फाइन। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो 6 महीने से लेकर 10 साल तक आपको सजा हो सकती है एंड 3 टाइम्स पेनल्टी हो सकती है। तो भाई साहब ये बेसिक था यहाँ पे। अब बात करते हैं सेक्शन 87 की। सेक्शन 87 क्या कहता है? रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कुछ चेंजेस करने के लिए? यस सर, है ना पावर। किसमें लिखा है? सेक्शन 87। क्या लिखा है? अगर कोई इंसान डिफॉल्ट करता है, मतलब कंपनी या चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन करते समय चार्ज में इंटीमेशन ही देता नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता, डिफॉल्ट कर देता है विद इन अ टाइम लिमिट, या कोई मिस स्टेटमेंट देता है मॉडिफिकेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, सेटिस्फेक्शन के बारे में, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो एक्सटेंडेड के लिए टाइम एप्लीकेशन जाएगा। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगा। देखिए ध्यान सुनना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम नहीं किया तो एक्सटेंडेड की एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक्सटेंड टू टाइम एक्सटेंड करने के लिए। अगर आपने मिस स्टेटमेंट दिया है, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेटिस्फेक्शन, तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि एक्सीडेंटली हो चुका है, ये सफिशिएंट कॉज है, एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंटली हो चुका है, सफिशिएंट कॉज है, नॉट अफेक्टेड टू द एनी शेयर होल्डर और क्रेडिटर। तो इस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है तो याद रखना उस केस में आपको क्या कहा जाएगा, आपका चार्ज रजिस्टर किया जाएगा। तो याद रखना एप्लीकेशन किस में देना है? CHG 8 के अंदर देना है आपको। CHG 8 नहीं वेट तो कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा था बच्चों, मुझे बताइए पूरे सेक्शन के साथ अपन ने कर लिया। प्लस मैं आपको लास्ट एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपके 25 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखिए, वाइटल कंपनी थी, वाइटल कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन क्योर स्किन डिसीज। ये एस्टैब्लिश हुआ है जर्मनी में और ये रजिस्टर्ड है पार्ट्स इन जर्मनी। इसके कुछ पार्ट्स पेटेंट्स, सॉरी पेटेंट्स पार्ट नहीं, पेटेंट्स, इट रजिस्टर्ड द फ्यू पेटेंट्स, इनके कुछ पेटेंट्स रजिस्टर्ड जर्मनी में। एंड ये फंड रेज करते हैं, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं स्टॉक के ऊपर जर्मनी में। अब मुझे बताइए, द कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज क्रिएटेड ऑन इज स्टॉक बट नॉट रजिस्टर्ड चार्ज क्रिएटेड ऑन द पेटेंट राइट। अब पेटेंट के ऊपर जो राइट है, पेटेंट का राइट, उसके ऊपर क्रिएट नहीं करती ये चार्ज। अब चार्ज कहाँ पे क्रिएट हुआ है? आउटसाइड इंडिया हुआ है, यस और नो। वाइटल कंपनी है, नीचे क्या लिखा है? कंपनी रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द ROC। अब इस कंपनी को नोटिस आया ROC के पास से, क्या आया? नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी ऑन द प्रॉपर्टी असेट आउटसाइड इंडिया। इनकी जो असेट है आउटसाइड इंडिया है जिसमें चार्ज क्रिएट हुआ है, बट इन्होंने इंटीमेशन नहीं दिया ROC को। कंपनी वांट्स टू डिफेंड, कंपनी डिफेंड करना चाहती है नोटिस को ऑन द ग्राउंड दैट इट शॉल नॉट बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी। ये क्या है? कंपनी की ड्यूटी नहीं है रजिस्टर करने की चार्ज का ऑन द पेटेंट जो आउटसाइड इंडिया में है, एंड ये इंटेंजिबल नेचर है। तो बताइए आपका ओपिनियन क्या है? कितने मार्क के क्वेश्चन बच्चों? 5 मार्क के क्वेश्चन बचे। क्या मुझे बताइए, जो एसेट है आपके आउटसाइड इंडिया है, आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ा है? काहे करते ऐसा? ये देखिए डेफिनेशन, क्या कहता है डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट किया था कि इसमें हो गया था केस लो आने वाला। बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या है? सेक्शन 77 साथ सबका क्या लिखा है? चार्ज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, करंट एसेट और फिक्स इन इंडिया आउटसाइड इंडिया,
सीएच जीवन करना पड़ेगा भाई साहब। तो इस केस में आप डिफेंड क्या करोगे कंपनी को एडवाइस कीजिए भाई साहब आपसे गलती हुई है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर नहीं करते तो वापस नेक्स्ट 30 दिन, क्योंकि आफ्टर 2/11/18 से हुआ है तो आपको 60 डेज मिलेगा विद एडिशनल फीस। उसके बाद करोगे तो एडवोलम ड्यूटी पे करना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, फॉर्म सीएच जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। यार अगर आपसे गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो आप CAG 8 भी फाइल कर सकते हो। उसमें कह सकते हो कि भाई साहब मुझसे गलती हुआ है, एक्सीडेंटल मतलब इश्यूज थे जिसके से हम कंट्रोल नहीं कर पाए, या सफिशिएंट कॉज, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को CAG 8 में भी एप्लीकेशन दे सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो पावर टू रेक्टिफाई सच इशूज़। और ये मैटर नहीं करता एसेट बाहर या इंडिया में है, आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है। 5 मार्क का क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या करोगे। इंट्रोडक्शन में चार्ज की डेफिनेशन बताओगे, फैक्ट्स में बताओगे कि चार्ज कहाँ पे रजिस्टर हो सकता है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। एसेट कहाँ हो सकती है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। तो रजिस्टर करना या CAG 1 में दीजिए एप्लीकेशन विद 30 डेज के अंदर, नहीं हो तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एडिशनल फीस और एडोलम ड्यूटीज देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज के लिए भाई साहब अगर ये भी नहीं करते तो CAG 8 देना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट कॉस्ट के लिए। तो ये आप कर सकते हो, आपके पास इतने चांसेस है। तो बताइए क्या है 5 मार्क के पॉइंट है, 4 पॉइंट तो मैंने बता दिया, क्या दिक्कत है। MTB क्वेश्चन दिखा दिया आपको, ये CA लास्ट ईयर का 25 अभी इस मई का क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए क्या चार्जेस में, रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक सब बता दिया। नॉन कॉन्स नहीं रजिस्टर करते उसके कॉन्सिक्वेंस क्या वो भी बता दिया। क्या डिफिकल्टीज बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन है चार्ज में जो आपको नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना सर ये नहीं आ रहा है, या आप कमेंट बॉक्स में बताना कोई सेक्शन है इसमें से जो आपको नहीं समझ रहा है, या आपको लगता है कि नेक्स्ट सेशन में ऐसा कोई सेक्शन होना चाहिए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो बता देना, नेक्स्ट टाइम अपन और एक टॉपिक लेंगे जो आपको डिफिकल्ट है। बस ऐसे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये नोट्स मैंने रिटर्न में सब कुछ अच्छे से लिखे है, या आपको एक दिन में क्या आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है कोई भी चैप्टर विद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। कैसे लगा आपको, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना।